हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 17 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 18 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें ऐसे सवाल जो मोस्टली रिपीट हुए थे या फिर बहुत ही आसान थे उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपये की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ दोनों बैंक का रेट दिया हुआ, अगर रेट देख लें एक साल में कितना का डिफरेंस है, 3.5 6.5 3% का डिफरेंस है एक साल में। और यहाँ पर 2 वर्ष के लिए लिया है तो टोटल कितना का डिफरेंस आया, 3 दूना 6% का, ठीक है। और मूलधन है इसका 2 लाख, तो 2 लाख का आप 6% निकाल दीजिए। सिंपल सा सवाल था ये। इसका 6% निकालेंगे तो 6 दूना 12,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो वार्षिक रूप से संयुक्त होता है, पर निवेश किया था। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष थी तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। अंत में उससे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 45 रुपया का अंतर था। निवेश की गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी, ठीक है। देखिए, इसमें आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 45 रुपया, और आपसे मूलधन पूछा जा रहा। तो 2 साल का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, R² बटा 100%, इतना का डिफरेंस होता है। तो आर यहाँ 4% दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर बटा 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.16% आपका डिफरेंस आएगा। जबकि एक्चुअल डिफरेंस रुपया में है 45 रुपया, तो ये इसके बराबर कर देंगे। मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, यानी 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको 45 को 0.16 से, ठीक है, 16 से डिवाइड करना होगा, उसके बाद 100 से गुना करना होगा। तो यहाँ से पॉइंट हटा के 100 यहाँ पर लगा लेंगे। अब कटाएंगे इसको 4 से 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, फिर ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो गुना करेंगे, सबका एक अंक 5 ही है, ऑप्शन में भी है, तो ये 9 का मल्टीपल है 45, देख लेंगे। ये 7 2 9 8 4 12 5 17, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9 7 3 10 5 15, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10 1 11 2 13 5 18, 9 का मल्टीपल है। और 7 2 9 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा, जो 125 का मल्टीपल है। तो 125 से वही डिविजिबल होता है जिसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 125 से कट जाए। तो यहाँ देखिए 125 से कट रहा है, जबकि ये 225 125 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6760 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। देखिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर वो लास्ट में जीरो रखता है तो कितना जीरो रहना चाहिए, उसमें कम से कम 2 जीरो रहना चाहिए, या नहीं तो 4 रहना चाहिए। जो भी आएगा जीरो वो पेयर में ही रहेगा। अगर यहाँ पर 10 के अलावा बाकी 3 ऑप्शन से इसमें गुना किया जाए तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसके लास्ट में एक जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग बनना है इसको, तो उसको 10 से गुना किया जाना एकदम अनिवार्य है, यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। बड़े गोले का व्यास कितना है, ठीक है। देखिए, हम लोग मान लेंगे ये जो छोटा गोला है इसका त्रिज्या आर है। अगर छोटे गोले का त्रिज्या आर है तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना होगा, आर प्लस, देखिए व्यास अगर 2 सेंटीमीटर अधिक है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर अधिक होगा, ठीक है, इसका आधा, तो प्लस का 1 कर देंगे। अब दोनों का क्षेत्रफल का अंतर दिया है तो हम लोग भी लिख देंगे। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² होता है। तो 4 पाई तो कॉमन ही रहेगा, तो 4 गुना 22/7 कॉमन रखेंगे, इंटू ये जो है बड़ा गोला का पहले देंगे, तो बड़ा गोला का रेडियस r+1 है, तो इसका आ जाएगा r+1 का होल स्क्वायर, माइनस छोटा गोला का रेडियस r²। ये जो है दोनों का डिफरेंस कितना है, 528, तो इसको 528 के बराबर कर देंगे। कटाएंगे, 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 चौके 88, 4 से कट जाएगा 6 बार में, और 7 यहाँ पर है,
ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जोड़ेंगे तो आर आर कट जाएगा, 1 बचेगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, आर आर जुट जाएगा और ये प्लस का 1 रहेगा, यानी कि 2r प्लस का 1 रह जाएगा, बराबर इधर 7 6 के 42 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना होगा, 42 में एक घट जाएगा, 41/2। ठीक है, आर अगर 41/2 है तो ये आर क्या माने थे, छोटे गोले की त्रिज्या, तो छोटे गोले का व्यास कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि 41 हो जाएगा। अगर छोटा गोला का व्यास 41 है तो बड़ा का कितना होगा, बड़ा जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 43 सेंटीमीटर। यही सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर और इस तरह से दोनों के क्षेत्रफल का जो है रेशियो दे रखा है 25:49, तो पूछ रहा है ए बी और पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका वर्गमूल लेना होता है। तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है, और 49 का 7 आ जाएगा। तो 5:7 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ऊपर में ए बी सी त्रिभुज है, तो ए बी का भुजा इसका वर्गमूल ले दिए, और पी क्यू आर 49 है तो इसका वर्गमूल पी क्यू में दे दिए। ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए कल्पना 696 अंक प्राप्त किए और परसेंटेज में इसका है 87%। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 696 है ये 87% का वैल्यू है। ठीक है, तो हमें निकालना है 584 का। उसके लिए क्या करना होगा, 87% को 696 से डिवाइड करना होगा और निकालना है 584 का, तो 584 से गुना करना होगा। अब कटाइए इसको, देखिए 87 है तो 29 से कट जाएगा, 3 बार में 29 से कट जाएगा, 29 दूना 58, बचा कितना 11, 30 चौके 116, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8 से 8 7 56, 8 3 24, 73। ठीक है, तो 73% ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी 7 सेंटीमीटर, सी डी 1 सेंटीमीटर और पी डी 5 सेंटीमीटर है तो पी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए इस तरह से। इसका मान लीजिए ये केंद्र है, इसमें 2 जीवा है। ठीक है, अब इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो जीवा है आपका ए बी है इसका नाम, और एक जीवा इस तरह से यहाँ पर है, इसका नाम क्या है, सी डी। दोनों जो है, दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और उस बिंदु का नाम क्या है, वह बिंदु पी है। तो इस बिंदु का नाम पी हो गया, और दे रखा है ए बी 7 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी जो है ये है 7 सेंटीमीटर, और ये सी डी है 1 सेंटीमीटर। सी डी ये जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। पी डी 5 है, पी से डी तक ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है पी बी की लंबाई, तो ये मान लीजिए आप एक्स है। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि बाहर का गुणनफल, ठीक है, और बाहर का, और ये पूरा पी से ए तक, इन दोनों का गुणनफल, और इसमें पी से डी तक और पी से सी तक का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से, पी बी है, ठीक है, पी बी गुना पी से लेके ए तक पी ए, ये बराबर होता है पी से डी तक गुना पी से लेके सी तक। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू दे दी, पी बी निकालना हमें एक्स है, गुना पी ए कितना है, पी से लेके तक x+7 हो जाएगा, तो ये हो गया x+7 बराबर पी डी है 5, गुना पी सी कितना है, पी से सी तक 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो कुल मिला के 6 हो जाएगा। तो x इंटू x+7 कितना हो गया, 5 6 के 30। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन से देख लेंगे, 4 रखेंगे तो 4 7 11 चौके 44 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रखें तो 7 2 9 दूना 18 नहीं होगा। 3 रखें तो 3 गुना 3 7 10, देखिए 30 30 दोनों तरफ बराबर हो रहा है, तो x का वैल्यू 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः ये और ये है। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना d1, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। विकर्ण यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, इसमें x और y का वैल्यू रख के आपको यहाँ पर इसका मान निकालना होगा। ठीक है, तो रख लेते हैं हम लोग। अगर इसमें ये जो है x का 2 y का 1 रखें तो क्या बनेगा, y का 1
प्लस 2 प्लस 5, कुल मिला के 5 2 7 1 8 मीटर यहाँ बनेगा। और यहाँ पर y का 1 रखें और ये 2, एक में से 2 घटा माइनस का 1 7, यह आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो पहला विकर्ण आपको 8 है, दूसरा विकर्ण 6 है, यहाँ पर रख दीजिए 1/2 गुना 8 6 के 48, तो 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही, ये 24 मीटर स्क्वायर ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो 3 अल्फा और 3 बीटा मूलों वाले समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दो मूल आपके पास है और इसका समीकरण पूछ रहा है, तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3, दोनों में 3 कॉमन रह जाएगा, अंदर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये आ गया मूलों का गुणनफल। यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स। उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 अल्फा बीटा, यहाँ पर रख दीजिए 9 अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपका वो मूल है जिसके बारे में पूछ रहा है। अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आएगा क्योंकि अल्फा बीटा इनके मूल हैं, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, देखिए अगर यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो माइनस का बी बट्टा ए होता, तो माइनस का बी क्या है, एक्स का गुणांक माइनस का 6, तो कुल मिला के ये प्लस का 6 होगा, और एक्स स्क्वायर गुणांक ए जो कि 1 है तो रहने दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए, सी कितना है माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 बट्टा ए 1 है तो इसको रहने दीजिए। यही दोनों वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 6 तिया 18 आ जाएगा माइनस में इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस का 5 है, यहाँ रखेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक छात्र 3 भार वाले एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है और 2 भार वाले दूसरे विषय में 90 अंक प्राप्त करता है। छात्र की भारित औसत अंक कितने हैं, ठीक है, वेटेड एवरेज पूछ रहा है। देखिए ये जो है 3 वेटेज वाला अगर देखें तो इसका कितना अंक है, 80 अंक है, और 2 वेटेज वाला का कितना अंक है, 90 अंक है। हमें निकालना है क्या, वेटेड एवरेज, तो आप क्या करिए, वेटेड एवरेज निकालने के लिए गुना करके जोड़ना होता है, फिर इन दोनों को जोड़ के उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर एवरेज ही निकाल लें तो आप 80 को मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 80 से 90 कितना अधिक है, 10, इसका क्वांटिटी 2 है, तो 10 दूना 20 हो गया, इसको पूरा में बांट दीजिए 3 2 5 में, तो 5 से कटेगा ये 4 बार में, तो 80 + 4 84 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ cos 35 है, sin 55 है, अगर cos 35 को sin में बदलना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये sin 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर sin 11 को अगर cos में बदलना चाहे, क्योंकि नीचे cos है तो ये हो जाएगा cos 79 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर cos 27 है, cosec 63 को अगर हम लोग cos में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, cosec का पूरक sec होता है तो ये हो जाएगा sec में 27 डिग्री। ठीक है, 90 - 63 करेंगे तो 27 डिग्री, और cosec बदल जाएगा sec में, तो ऊपर साइन 55 नीचे भी साइन 55, ये कट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा माइनस का 2 कॉसेक इंटू सेक। देखिए कॉसेक इंटू सेक भी क्या होता है, 1 होता है, 2 है, तो कुल मिला के इधर 1 + 1 2, और माइनस के बाद 2 × 1 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 5 16 और 21 है, यदि पहली संख्या का 20% 26 है तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 40% कितना होगा। ठीक है, देखिए तीनों नंबर का रेशियो है, लिखते हैं यहाँ पर क्या है, 5 है, 16 है और 21 है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सब में एक एक जीरो हम लोग लगा लेंगे। अब क्या करें कि पहली संख्या का 20% 26 है। ठीक है, देखिए अगर पहली संख्या 50 से इसका हम लोग 20% निकाले तो कितना आएगा, 5 दूना 10 आएगा। ठीक है, इसका कितना निकाले हैं, 20%, 10 आया है, जबकि एक्चुअल में ये 20% कितना है, 26 है, तो ये 10 जो है 26 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर का 40%, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 40 10 50, तो इन्हीं का 40% निकालना, तो 50 का 40% मतलब 0.4 गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20 आ जाएगा, तो 10 यूनिट का 26 है तो 20 यूनिट का कितना होगा, 26 दूना 52 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 2 गुना, इधर भी 26 का 2 गुना, तो 52 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है, इसको क्या करते हैं हम लोग,
ये लिखेंगे 6.5 और 5 पर 12 आएगा क्योंकि 5 का यहाँ पर रेकरिंग हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले पॉइंट और बार को छोड़ के नंबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 65, और उसमें माइनस वो करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 6 है। और नीचे कितना आएगा, नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 आएगा, तो एक अंक है तो एक बार 9 आएगा। 65 में 6 घटाएंगे 59 बचेगा और नीचे 9, तो 59/9 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत 55 पाए गए। हालांकि बाद में पता चला कि अंक 72 को गलती से 27 लिखा गया था और एक अंक 64 को गलती से 46 लिखा गया था। वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे वो जो करेक्ट था। तो अंक 72 था करेक्ट और इसमें अंक 64 था करेक्ट। तो दोनों को जोड़िए, 72 + 64 कितना होगा, 6 7 13 और 6 यानी कि 136 हो गया। ये आपका करेक्ट अंक है, ठीक है। और आपने जो है गलती से क्या कर लिया, उसको ये 72 को 27 लिख दिया और 64 को 46 यानी उल्टा के लिख दिया। तो कितना लिखा, 27 + 46 करेंगे तो 60 + 13 73 हो जाएगा। ये जो है आपका गलत है। तो कितना का डिफरेंस हो गया, 136 में 73 घटाएंगे तो ये आ गया 63 का डिफरेंस। यानी इतना आपने कम लिखा, तो करेक्ट एवरेज निकालने के लिए इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं। इसका जो एवरेज था वो 55 था, ठीक है, 55 था, उसमें आपको ये 63 जोड़ना है। लेकिन टोटल एक बार नहीं जोड़ देना, इसको प्रत्येक में बांटना। तो 30 विद्यार्थी तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे, जीरो रहने दीजिए, 30 से कट जाएगा 21 बार में, जीरो के लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 55 + 2.1 ये हो जाएगा कितना, 57.1। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, आपको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितना दूरी कवर करती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल। ठीक है, तो इतना दूरी ये कवर करेगा। और इस दूरी को कवर कैसे करेगा, ये जो इसका स्पीड है और इस स्पीड से जितना टाइम लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, उससे गुना कर देंगे तो आपका वो लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, टाइम मिनट में, तो इसको सेकंड में बदल लेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। गुना 1.7 मिनट है, इसको 60 से गुना करके सेकंड में बदल लेंगे। ये जो है आपका डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई शामिल होगा। तो पॉइंट के लिए जीरो हटा देंगे और 18 से 2 बार में कट जाएगा। 5 दूना 10, 6 के 60, 17 6 के 102, तो 102 और एक जीरो आ जाएगा। तो 1020 मीटर जो है इसमें दोनों का लंबाई शामिल है। किसका किसका, प्लेटफॉर्म का प्लस ट्रेन का। तो ट्रेन का 591 है, तो 591 जो इसमें आप माइनस कर दीजिए। 591 जब आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर 9 और 2 यहाँ पर 4, तो 429 जो है ये आपका आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ये 591 है ट्रेन की लंबाई। तो दोनों का डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो डिफरेंस ले लेंगे। 11 में से 9 घटा 2 और यहाँ पर 8 में से 2 घटा 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 162 मीटर दोनों का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या वाले बेलनाकार आकृति में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब इसी अर्धगोला से बेलन बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के आयतन को बराबर करेंगे। तो बेलन बनाया जा रहा है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर जो है बेलन का, वो ये अर्धगोला की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू एच, जो कि हमें निकालना है, बराबर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब, जो कि है 6, तो 6 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करके एच का मान निकाल लीजिए। पाई कट जाएगा, 6 का स्क्वायर काट दीजिए आप यहाँ से, एक 6 बच जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 दूना 4, तो एच का वैल्यू कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है तथा बी अकेले शेष काम पूरा करता है। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हो जाता है। दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। ए है, बी है। ए करते हैं 12 दिन में और बी करते हैं 18 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है,
कि दोनों 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो दोनों जब 2 दिन तक काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, ए प्लस बी के द्वारा 2 दिन में काम ए प्लस बी बराबर ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 3 2 5 यूनिट, और ये 2 दिन तक काम करते हैं तो 5 दूना 10 यूनिट काम किया जाएगा। तो ये जो 2 दिन में काम हुआ वो टोटल काम में माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 26। अब ये 26 काम को कौन करेगा, बी अकेले शेष काम को पूरा करता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 13 दिन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहा संपूर्ण काम, तो 13 दिन लास्ट में हुआ और 2 दिन यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर किया, तो कुल मिला के 2 + 13 15 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसका सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 15 चौके 60 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 49/4। तो ये वैल्यू हो गया आपका 49/4, और बाहर यहाँ पर भाग है तो इससे इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 गुना ये 49/4 करना है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया, 49/2। और यहाँ पर 22 छाके 132, तो 132 यहाँ पर आ जाएगा, गुना है गुना दे देंगे, 2 से ये कट जाएगा 66 बार में। ठीक है, 66 गुना ये करना है, तो 6 नमा 54, इकाई अंक 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है और पहली दूरी की 2 गुनी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड दिया है और हमसे पूछा जा रहा है आने की चाल। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर यहाँ एवरेज स्पीड आपको दिया है तो कुल समय आप निकाल लीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, दूरी को चाल से डिवाइड करना होगा। तो दूरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ मानेंगे, तो मान लेते हैं जो ये पहला दूरी है इसका, ठीक है, वो 1 यूनिट का है। अगर 1 यूनिट का दूरी जाएगा 84 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, 1/84 प्लस अब जो अगला दूरी है वो 2 गुनी दूरी है, पहले दूरी की कितनी है, 2 गुनी है, तो 1 का 2 गुना 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट इस दूरी को 28 की स्पीड से कवर करता है, तो 28 इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। उसके बाद ये जाने का दूरी हो गया। अब जब वापस लौटता है तो उसका स्पीड हमें पता नहीं है। एक बात लेकिन पता है, अगर वो वापस आएगा तो कितना दूरी कवर करेगा, जाने के क्रम में 1 + 2 3 यूनिट कवर किया, तो आएगा तो 3 यूनिट कवर करेगा, लेकिन उसका स्पीड पता नहीं, तो मान लेते हैं x है। तो ये हो गया आपका समय, और टोटल आप एक बार में निकाल सकते हैं। टोटल दूरी कितना हो गया, जाने का 3 आने का 3 6 हो गया, और इसका एवरेज स्पीड 24 है तो 24 इससे डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी आपका समय हो गया। तो दोनों तरफ समय बराबर हो गया, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कटा देंगे इसको, देखिए 2 1 का 2, 2 से ये कट रहा है 14 बार में। ठीक है, और 6 का 6, 6 चौके 24, तो 3/x आप इस तरफ रखिए और 1/4 उस तरफ है, इन दोनों को उस तरफ भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। एलसीएम तो 84 ही रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा ये। तो 3/x बराबर, इसका भी एलसीएम आपका आप कटा सकते हैं, 7 1 का 7, 7 से 12 बार में 12 आ जाएगा एलसीएम, 4 तिया 3 में से घटाएंगे 2/12, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में, 6 तिया 18, x बराबर 18 आ गया। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, ये भी रिपीटेड सवाल है, सिंपल सा है। क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे 100 यूनिट है, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50% अधिक तय करता है, तो ये हो जाएगा 150। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए 14% का लाभ कमाता है, और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस 100 + 14 114 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य इतना है, इसको आप इतना में बेच रहे हैं, तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 36 का। किसके ऊपर, 150 के ऊपर। 100% से गुना करके निकाल लेंगे। 50 से 3 बार में कटेगा, 50 से 2 बार में, 3 से ये 12, 12 दूना 24% इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल हम आपको पहले बताए हुए हैं। क्या होता है,
आप जितना सेलिंग प्राइस को बढ़ाते हैं आपका प्रॉफिट भी उतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस जो भी था पहले आप उसका 2 गुना कर दिए, मतलब जितना सेलिंग प्राइस था उतना आप बढ़ा दिए, और उसके कारण क्या हो गया, लाभ 6 गुना हो गया। तो लाभ कितना बढ़ा, 5 गुना लाभ आपका बढ़ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, मान लीजिए सेलिंग प्राइस ही है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा लाभ का 5 गुना, यानी प्रॉफिट का 5 गुना। आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी सामान 5 रुपया में खरीदते हैं और 7 रुपया में बेचते हैं, तो कितना का प्रॉफिट यहाँ पर आप कमाते हैं, 2 रुपया का। अगर मान लीजिए आप सेलिंग प्राइस को कुछ भी 2 गुना कर सकते हैं, या फिर रेंडमली आप 3 रुपया बढ़ा दीजिए, तो ये 10 रुपया हो गया। अब देखिए आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 5 से 10, 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया। पहले था 2 रुपया प्रॉफिट, अब 5 रुपया प्रॉफिट कितना बढ़ा, 3 का वृद्धि है। ये प्रॉफिट में वृद्धि और सेलिंग प्राइस में वृद्धि, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, यही चीज़ यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/1। यानी आप 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 4 रुपया होगा। तब 4 पर 1 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस आपका 5 बनेगा। तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट 1 है, ठीक है, और किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 25% आपका जो है इनिशियल प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती ए और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है, ए का मान कितना है, ठीक है। देखिए चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ए बी सी अगर 3 नंबर है आपके पास, अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है तो क्या होता है, BC/A करते हैं, ठीक है, इन दोनों को गुना करके इससे भाग करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर करना, तो 3 गुना 27 हो जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे 9 से। ये बराबर है, किसके बराबर है, ए और 24 के तृतीयानुपाती। अब मान लीजिए ए और बी 2 नंबर है, अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये B²/A। तो बी हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 2 बार बटा ए। ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कटाइए इसको, 9 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 8 बार में, और ये फिर 3 से 8 बार में। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 गुना 8 64। तो 64 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है, और 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है, यानी दोनों का एफिशिएंसी हमसे पूछा जा रहा है। लिखेंगे 13 मैन है प्लस 3 वोमेन, ये दोनों मिलकर 7 दिन में काम को करते हैं, और इधर 5 मैन प्लस 6 वोमेन, ये दोनों मिलकर इसको 18 दिन में करते हैं। तो दोनों कंडीशन में टोटल वर्क ही हुआ, दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 13×7 = 91 हुआ, इधर 5 गुना 18 90 m, कितना का डिफरेंस है, 1 m का लिख देंगे, बराबर 7×21, इधर 18×6 = 108। तो 108 और 21 का डिफरेंस कितना है, 8 घटा दीजिए, फिर 13 घटा देंगे तो 87 W आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा एक आदमी 87 औरत के बराबर है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है, तो एक पुरुष बराबर 87 वुमेन। आगे बढ़ते हैं। किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर इतना हो गई। अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आपको घटा के निकालना नहीं, आप ऑप्शन देखिए 28, 14, 3, 22, बहुत दूर दूर गैप है। अगर 1,70,000 का 10% निकालेंगे तो 17,000 निकलेगा लगभग, ठीक है, 14 भी है तो इसलिए लगभग ये 17,000 आएगा। अगर इतना का वृद्धि करते हैं तो कितना होगा वैल्यू, 1,70,000 1080 787,000 हो रहा है, ठीक है, यानी 10% से ज़्यादा ही आंसर होगा, तो 10% से कम ये नहीं होगा। अगर इसका हम लोग 20% निकालें तो कितना का वृद्धि होगा, ये हो जाएगा 17 दूना 34%। अगर 34% इसमें बढ़ा दें तो ये देखिए 1,00,000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 20% या उससे ऊपर आंसर होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन भी छांट देंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग 18 जून 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपया प्रति पेन की दर से और 30 पेन 10 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और उन्हें 14 रुपया प्रति पेन की दर से बेचता है। औसतन उसे प्रति पेन कितना लाभ या हानि होती है।
रुपया में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो पेन का संख्या है इसको कटा के रेशियो ले लीजिए, तो दो जीरो काट देंगे दोनों जगह, क्या रेशियो बन गया 2:3 का। पहला ग्रुप का प्राइस है 15 रुपया और दूसरा का 10 रुपया। अब सबको मिला दिया है एक साथ, तो हमें निकालना होगा ओवरऑल इसका क्या प्राइस है। उसके लिए आप वेटेड एवरेज नियम लगा सकते हैं, नहीं तो और कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 15 दूना 30 हो गया, इधर 10 या 30 हो गया, तो कुल जोड़ के 30 + 30 60 हो गया। इस 60 को टोटल क्वांटिटी जो कि है 2 + 3 5 में बांट देंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12 रुपया। यानी प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस आपको पड़ गया 12 रुपया। आप बेच रहे हैं प्रत्येक पेन को 14 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस आपका 14 है, तो प्रॉफिट आपका 2 रुपया है। तो 2 रुपया लाभ इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसके बीच का माध्य अनुपाती निकालना है। क्या होता है, ए और बी दो नंबर रहे तो इसका माध्य अनुपाती हो जाता है √A/B, यानी रूट के अंदर ही इन दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना और सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9 - 4√5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 + 4√5 है। क्या इन दोनों में a + b × a - b नहीं लग जाएगा, तो लगने के बाद क्या हो जाएगा वैल्यू, ये जो 2 बाहर है ये तो रहेगा ही। उसके बाद a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a हमारा 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, माइनस b है 4√5, इसका स्क्वायर 16×5 80। तो 81 - 80 1 होगा, 1 × 2 2, तो √2 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, रमेश और महेश की आयु का योगफल ये है। रमेश की आयु ये है, तो महेश की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। रमेश और महेश का योगफल है, उसमें अगर आप रमेश का घटा देंगे तो आपका महेश का निकल जाएगा, तो घटा दीजिए। 2x², उसमें x² घटाएगा तो x² बचेगा, ठीक है। 3x² y और यहाँ पर है 3x²y, ये प्लस में अगर घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो दोनों जुट जाएगा और चिन्ह माइनस करेगा, 3 3 6x²y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y² में y² घट जाएगा, तो दोनों कट ही गए, छोड़िए इसको। उसी तरह ये भी कट ही जाएगा, तो यही आपका जो है फाइनली आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, यदि sec + tan 2 है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग वैल्यू पुट करके, एंगल पे अगर यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो 2 आएगा, जबकि ये 60 पे ये 2 नहीं आ सकता, ठीक है। एंगल पे छोड़िए इसको आप, PBH इसको 3 4 5 रख करके देखेंगे, ठीक है। तो सेक होता है H/B, H है 5, B है 4, तो ये हो गया 5/4, प्लस tan होता है P/B, P 3 है, B 4 है, तो 3/4 हो गया। क्या ये इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 आ रहा है, अगर जोड़ दें तो 5 3 8/4, कटाने के बाद ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 = 2 है, इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही वैल्यू यहाँ पर रख के आंसर हम लोग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 सेक है, तो 3 × सेक का वैल्यू यहाँ पर रखे थे 5/4 ले लेंगे, उसके बाद प्लस का 4 है, ठीक है। तो इधर हो गया 5 × 15/4, तो 4 × 16 + 15 31/4 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ता है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर² है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r² होता है, ठीक है, जो कि दिया है 25, ठीक है 25 पाई। तो पाई तो कटेगा ही दोनों तरफ, आर का वैल्यू कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5 और 4 इधर जाएगा तो उसका वर्गमूल 2, तो आर आ गया 5/2। हमें निकालना आयतन, तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, तो 5/2 का क्यूब करेंगे तो 125/8 होगा। 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो 125/6 के साथ पाई ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, 6 संख्या का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि जो भी एक्शन हम लोग संख्या के साथ करते हैं वही एक्शन एवरेज में भी होता है। प्रत्येक संख्या को आप 5 बढ़ा रहे हैं तो एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, तो 18 + 5 23 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, समीकरण ये दिया है, इनके लिए मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, छूटा हुआ लगा लीजिए आप। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस बार क्यूबिक इक्वेशन पे ढेर सारा सवाल पूछा गया, आप इसे याद रखिएगा। इनके मूलों का योगफल क्या होता है, अगर अल्फ़ा बीटा और गामा इनके मूल हैं तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या हो जाता है, माइनस का B/A, और इनका गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा गामा ये हो जाता है माइनस का D/A, ठीक है। और दो दो के पेयर में जो योगफल होता है यानी अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा ये हो जाता है C/A, ठीक है।
आप ये तीनों कंडीशन याद रखिए। अब हमसे पूछ रहा मूलों का योगफल, यानी ये पहला वाला में माइनस का बी बट्टा ए करना, तो बी कौन सा होता है, दूसरा पद यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा। नीचे ए जो कि ये पहला पद यानी एक्स क्यूब का गुणांक 2 है, तो 2 आ जाएगा। तो 7/2 माइनस में, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6627 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आप एक चीज़ जानते होंगे कि इसका इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है, तो 2, 3, 7, 8 ये चारों अंक किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो चेक कर लेंगे ऑप्शन से, क्योंकि गुना किया जाना है। अगर 7 से इसमें गुना किया जाए तो 7 सतह 49 का अंक 9 बन रहा है, तो 9 वाला तो होता है, ठीक है, आंसर हो सकता है। 4 का देखें तो 4 सतह 28, 8 आ रहा है, 8 इकाई अंक नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 गुना 7, 7 आ रहा है, 7 भी इकाई अंक नहीं हो सकता है। 3 गुना 7, 3 सतह 21, 1 आ रहा है इकाई अंक, हो सकता है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर ये 7 ऑप्शन आप मानते हैं कि हो सकता है आंसर, तो चेक करना होगा, क्योंकि 7 से गुना करने पर ये वर्ग संख्या बन रहा है, तो 7 का पेयर इसमें होगा, एक साथ ऑलरेडी होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो 7 नमा 63 बचा 3, 32 हुआ, 7 चौका 28, 4 47 हो गया, 7 से नहीं कट रहा है, तो 7 आप हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना, सॉल्व कर लेंगे, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 18 में 7 घटाएंगे 11, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, 1 गुना 11 करेंगे तो इसका वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, बाहर है 17 या 51 गुना, यहाँ का वैल्यू आया है 11, तो 11 रखेंगे। 1 गुना 1 इकाई 1 आ रहा है, ठीक है, और 11 का मल्टीपल है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपके पास रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25%। इसको फ्रैक्शन में लिखिए, 1/4। तो यहाँ 3 वर्ष का बात चल रहा, तो हम लोग टोटल जनसंख्या मान लेते हैं 4 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 64। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या 64 यूनिट था, तो वृद्धि कितना हो गया, प्रत्येक वर्ष 25% यानी 1/4 का वृद्धि होता है, तो 64 का 1/4 16 होगा, तो 16 का यहाँ पर वृद्धि है, तो वैल्यू हो गया 16 + 64 80। फिर अगले साल 80 का 1/4 बढ़ेगा, यानी कि 20 बढ़ जाएगा, तो 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100। फिर अगले साल 100 का 1/4 यानी कि 25 बढ़ेगा, तो वैल्यू कितना बन जाएगा, 100 + 25 125। यानी जब पहले 64 था 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 125 है। हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, तो 3 वर्ष पूर्व ये है, 2 वर्ष पूर्व ये है, दोनों का अंतर कितना है, ये 16 है। ठीक है, तो ये 16 यूनिट ही आपका डिफरेंस है जो आपसे पूछा जा रहा, और वर्तमान जनसंख्या आपका 125 है, जो दिया हुआ सवाल में एक्चुअल में 2,50,000, तो ये 2,50,000 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना 16 का, तो इसका निकाल देते हैं। देखिए 125 का 2 गुना है यहाँ पर, तो 16 का भी 2 गुना करेंगे 32, उस पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ भी आप चिपका दीजिए, तो 32,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप है। क्यू आर 8 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जिस अनुपात में इनके संगत भुजाएं हैं, उसी अनुपात में इनका क्या होता है, परिमाप भी होता है। तो देखिए यहाँ भुजा दिया हुआ बी सी और क्यू आर, तो बी सी यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पर है, एकदम संगत दिया हुआ है, तो लिख लेंगे। क्या रेशियो बन रहा है, 4 से कटाएंगे 2 बार में, 4 से कटाएंगे 1 बार में, तो 2:1 में इनका भुजा है, तो परिमाप भी इसी अनुपात में होगा। तो क्यू आर चूंकि त्रिभुज ये इसका है पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का परिमाप 32 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे ए बी सी का परिमाप निकालना, तो 1 यूनिट का 16 हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, 64 से विभाज्य, 64 एक क्या है, सम संख्या है। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये देखिए 9 के साथ विषम संख्या, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, तो ये तीनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
एक बाइक 92 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकती है। उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर दूरी बराबर रहता तो जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है स्पीड का अनुपात। ठीक है, तो समय को आप क्या कर रहे हैं, 6 से 3 कर रहे हैं, सीधा सीधा आधा कर दिए हैं। तो चाल को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। अगर आप 92 को 2 गुना कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 92 में 92 बढ़ रहा है। तो वही इसका आंसर होगा 92 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 6% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख राशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं इसको। देखिए, ब्याज में 1 वर्ष में कितना का गैप है, ये हो जाएगा 2.5%। ठीक है, और 4 वर्ष टोटल टाइम है तो कितना का डिफरेंस होगा, 2.5% की दर से 4 वर्ष में ये हो जाएगा 10% का डिफरेंस। और मूलधन है 5 लाख, तो 5 लाख का 10% जो होगा वही इसका अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 50,000, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, हम लोग मान लें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है। तो इनिशियली उसे 22% की हानि पर बेच रहा था, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या था, 100 में 22 माइनस करेंगे तो 78। ठीक है, और आगे कह रहा है कि अगर उसे वो 5% कम में खरीदा होता, तो अगर वो 5% कम में खरीदा होता तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता, 100 माइनस 5 95 यूनिट। तब जाके उसे 935 में 935 रुपया अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता। तो इस पर होता 15% का लाभ, तो इसका निकाल लीजिए आप 15%। तो इसका 10% 9.5 होगा, फिर इसका आधा करेंगे तो 4.75 होगा, जोड़ेंगे तो 15% हुआ। 9 4 13 14.25, तो 14.25 का प्रॉफिट यहाँ पर है। सेलिंग प्राइस क्या बना, 95 प्लस 14 109.25। पहले इतना प्राइस था सेलिंग प्राइस, अब यहाँ इतना है, तो कितना का वृद्धि हो गया, 22 इधर 9 इधर, 31.25 का। जबकि एक्चुअल में जो वृद्धि है सेलिंग प्राइस में वो कितना है, 935। तो ये 935 के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 935 को 31.25 से डिवाइड करना होगा और 100 से गुना करना होगा। पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 लगा देंगे। अब कटाएंगे इसको, 25 से ये 4 बार में कट रहा है, 25 से ये कट जाएगा 125 बार में। ठीक है, फिर 25 से 4 बार में, 25 से ये 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 18 पंचे 90, 5 सत्ते 35, 7 चौका 28, 8 चौके 32, इकाई 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसके साथ ही हम लोग सेकेंड शिफ्ट के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 48 रुपया हो जाती है। समान राशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए 20% का रेट है, 3 वर्ष का टाइम है, तो टोटल कितना का ब्याज है, 20 या 60%, और 100% मूलधन होता तो मिश्रधन कितना बना, 160%। ठीक है, 100 प्लस 60, जबकि रुपया में मिश्रधन है 4800, तो ये 4800 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 20%, तो 20% से यहाँ पर गुना कर देंगे। कटाएंगे, 20 से ये 8 बार में कट जाएगा, 8 से ये 600 बार में, तो 600 ही सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, यदि साइन ए 3/4 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस ए इंटू कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। तो ऊपर बन गया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए पहले से है। ठीक है, अब यहाँ साइन ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3/4 का स्क्वायर करके यहाँ माइनस में आएगा 9/16। ठीक है, 1 माइनस 9/16, और नीचे आएगा 3/4। ऊपर बन गया 16 का 16 में से 9 घटा 7, 7/16, और ये 3/4 नीचे में, ये उलट जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे, तो 4 से 4 बार में कटेगा, तो 7/12 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ये और ये इनमें एक मूल सार्व है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
देखिए अगर दोनों समीकरण में दोनों मूल सार्व रहेंगे तो क्या कंडीशन हम लोग लगाते हैं, इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर करते हैं, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मूल सार्व है तो वो वाला कंडीशन यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन है इसका मूल निकालना होगा, फिर वो वैल्यू इसमें रख करके b का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ेंगे, गुना करने के बाद 6 गुना 20, 120 आ जाए माइनस में, और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 7 आ जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 15 और 8, ये वो दो नंबर है जिसको कैलकुलेट करने के बाद माइनस का 7 आएगा। ठीक है, 8 में 15 घटेगा, माइनस का 7 गुना करने के बाद 15 × 120 माइनस में आएगा। और इसमें क्या करना होता है, ये 6 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक इससे डिवाइड भी करना होता है। घटाएंगे 2 से 4 बार में और ये 2 से 3 बार में, ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। तो ये आपका आंसर नहीं होता। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका ये 5/2, माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, चिन्ह बदलना होता है, 4/3 प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा 4/3। तो x का 2 वैल्यू है आपके पास। अब ये यहाँ पर रख करके b का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर x बराबर हम लोग 5/2 रखें यहाँ पर तो क्या बनेगा, ये 6 गुना 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/4 प्लस का b गुना x का मान है 5/2 माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, तो 2 से 2 बार में काट दीजिए, 2 से 3 बार में, 2 आ रहा है नीचे, तो पूरा इक्वेशन में आप क्या करिए, दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो नीचे वाला 2 हट जाएगा, ऊपर बन जाएगा का 25 या 75। ठीक है, और यहाँ पर 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पर हो गया आपका 5 गुना b, 5b। ठीक है, प्लस में 5b बराबर 0। तो 75 में 20 घटा 55 उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो b का वैल्यू माइनस का 55/5, कटाने के बाद माइनस का 11 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में माइनस का 11 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे ये दूसरा वाला वैल्यू, इसको भी रखने पर b का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो आंसर में नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 81 और z का तृतीयानुपाती 9 है तो z का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का तृतीयानुपाती 9 है, तो क्या होता है फॉर्मूला, a और b दो नंबर है, इनका तृतीयानुपाती निकालना है, तो b स्क्वायर बट्टा a करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा z का स्क्वायर बट्टा 81 बराबर कितना दिया है 9, तो z का स्क्वायर बराबर 81 नमा 729। तो z बराबर कितना, इसका वर्गमूल 27, 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपया है, अंकित मूल्य 1140 रुपया है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया है तो इनका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है 285 और अंकित मूल्य 1140, तो क्या होता है सीपी और एमपी का रेशियो, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर भी 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 30, और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हमें पता नहीं, यही निकालना है। इसको सॉल्व करिए, देखिए 28 है 114 है, 28 चौके 112 होता है। क्या ये 4 बार में पूरी तरह से कट रहा है क्या, 112 1120 हो गया, 20 1140, एक बार ये और ये 4 बार कट गया। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 से 4 है तो इधर भी 30 से 4 गुना होगा, 30 चौके 120। अगर ये वैल्यू 120 है, ये 100 है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 20। तो 20% ही सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक टेस्ट में औसत अंक 75 है। यदि 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है तो शेष 10 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 20 विद्यार्थी का दिया है कितना 80 और शेष 10 विद्यार्थी का हमसे पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर खाली बॉक्स है, और टोटल ओवरऑल एवरेज इसका जो है वो कितना है 30 विद्यार्थी का 75 है। तो ये 75 आपका एवरेज है, ये वैल्यू निकालना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए 0 काट के। अब देखिए ये जो बॉक्स का वैल्यू है वो क्या होगा, वो ये एवरेज के बराबर होगा ही 75। उसके बाद आपको 75 से इसका देखना है कि ये अधिक है, 75 से 80 अधिक है, कितना अधिक है 5 अधिक है। इसका क्वांटिटी 2 है तो 5 दूना 10 अधिक हो गया टोटल, तो वो अधिकता यहाँ पर आपको माइनस करना होगा। ठीक है 10 का, लेकिन ये 10 को, ये क्वांटिटी इसका कितना 1 है तो 1 से डिवाइड करना
कोई ज़रूरी नहीं, तो 10 ही माइनस करेंगे, तो 75 में 10 माइनस होगा तो 65 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तथा इसके आधार का व्यास ये है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल है। देखिए, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू पाई रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर दिया है, तो पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, व्यास 102 है तो आर इसका आधा यानी 51 हो जाएगा, इंटू एल बराबर 43/35 पाई। तो पाई तो कट जाएगा, 51 से कटाना तो 17 से कटेंगे 3 बार में, 17 से 17 दूना 34, 9 93 हो गया, 17 पचे 85, 8 85 हो गया, फिर 5 बार में जगह 3 से 3 अठे 24, 3 पचे 15, यानी एल बराबर कितना गया 85, और आर कितना दिया था 102 का आधा 51। हमसे पूछा जा रहा है ऊंचाई एच, तो आप जानते हैं कि ये एल आर एच ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट में होता है, तो ये 85 51 है, 17 दोनों में, 17 पचे 17 तिया, तो यहाँ पर 17 चौके होना चाहिए 68। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 17 गुना 3, ये है आपका 17 गुना 5, तो 5 3 4 ये ट्रिपलेट है, तो उसमें 17 से गुना करके ये डेटा बनाया गया, तो 68 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये चारों समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करना। तो अगर ये समानुपात में, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12:60 समानुपात 13:y। तो इसमें क्या होता है, बीच वाला का गुणनफल बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो y का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 60 गुना 13 बटा 12, तो 12 से कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 13 65 इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन 65 kg है। यदि m का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 kg अधिक है तो m का वजन कितना है। ठीक है, देखिए लिखिए, m जो है एक पर्सन है, ठीक है, उसके बाद उसके 3 मित्र हैं, तो 3 पर्सन इधर हो गया, तो 1:3 में जो यहाँ पर पर्सन्स है। अब क्या कह रहा है कि m के वजन उसके मित्रों का औसत वजन से 8 kg अधिक है, तो उनके मित्र का वजन हमें पता नहीं कि इसका औसत वजन क्या है, तो मान लेंगे x है, तो m का कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि उनके मित्रों का औसत वजन से 8 kg अधिक है, और हमें दिया है ओवरऑल यानी चारों का एवरेज 65 kg। अगर हम लोग इस डेटा से एवरेज निकालें तो उसके लिए क्या करना होगा, ये छोटा है तो इसको मान लेंगे एवरेज है x। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा कि x से कितना अधिक है, 8 अधिक है, और इसका क्वांटिटी 1 है, तो कितना का वृद्धि हो गया, 8 का वृद्धि है, और ये 8 जो आया है इसको टोटल क्वांटिटी में बांटते हैं, तो 3 + 1 4 में बांट देंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो कुल मिला के x + 2 आया एवरेज, जबकि एक्चुअल में एवरेज है 65, तो ये हो जाएगा 65 के बराबर। ठीक है, तो ये जो है आपको चीज़ करना था। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 65 में 2 घटा तो 63। अगर x का वैल्यू 63 है तो m का वजन हमसे पूछ रहा है, तो m का कितना था, x + 8, तो ये हो जाएगा 63 + 8 71 kg, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए जो संख्या 87 से विभाज्य है वो 3 और 29 ये दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 × 29 87 होता है। अगर ऑप्शन देखें तो 5 3 8 8 16 7 23 3 से नहीं है विभाज्य, 5 1 6 7 13 ये भी नहीं है, 8 4 12 ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। अब क्या करें, अब आपको भाग देना होगा 29 से, तो 29 का विभाज्यता आप जानते हैं तो आप आराम से इसको कर लेंगे, तो नंबर है 8004। तो क्या करिए, आप इकाई अंक में 3 से गुना करिए, तो 4 से कितना हो गया 12, 12 इसमें जोड़ देंगे तो 812 हो गया। फिर से ये इकाई अंक में 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 हो गया, इसमें जोड़ दीजिए 81 से 87। क्या ये 87 29 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 29 से कटेगी। ठीक है, आगे बढ़ते, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ दे रखा है, घनाभ का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो घनाभ का परिमाप होता है वो क्या होता है, इनके विमाओं का योगफल। तो इसमें घनाभ में 4 बार लंबाई होते हैं, तो ये 4L बोल सकते हैं इसको, प्लस 4 चौड़ाई 4B प्लस 4 ऊंचाई, 4 कॉमन आ जाता है L + B + H। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, तो निकाल लेंगे 4 × L कितना ये है, तो इसमें 2x 5 7x x 8x हो गया। ठीक है, उसके बाद -5y 7y, प्लस में तो 2y हो गया, y इधर 3y, उसके बाद 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 6 6 में 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा,
तो 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, माइनस का 4 यहाँ पर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो वही इकाई अंक वाला आपको देखना होगा, और भी चीज़ यहाँ पर देखना है। तो 2 है यहाँ पर, 2 से गुना करें तो 4 आ रहा है, इकाई अंक हो सकता है। 1 गुना 2 2 आ रहा है, इकाई अंक नहीं हो सकता है वर्ग संख्या। 3 दूना 6 इकाई अंक हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आपको चेक करना होगा, अगर आप 23 से इसमें गुना करेंगे तो एक 23 इसमें ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेंगे क्या ये 23 का मल्टीपल है। 23 से इससे अगर डिवाइड करें इसको तो 23 इक्का 23 जाएगा, 50 19 193, वो 23 अट्ठे 184, और 9 23 चौके 92, 184 बार में कट रहा है। तो 23 इसमें ऑलरेडी है एक, उसके बाद ये नंबर आ रहा है 184। क्या ये 184 वर्ग संख्या नहीं है? इसका मतलब 23 आंसर नहीं हो सकता है। अगर 23 नहीं तो 3 चेक कर लेंगे, 4 2 6 3 9 2 11, ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 भी आंसर नहीं हो सकता है। 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रिपलेट में डिफरेंस बराबर है। यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ भी 5 का डिफरेंस। तो बराबर डिफरेंस वाला ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5, और यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो 5 से आपको इस ट्रिपलेट में गुना करना होगा। 5 से अगर आप गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 गुना 5 25। ये तो कर्ण है, ये दोनों है आपका आधार और ऊंचाई। निकालना क्या है आपको? एरिया। 1/2 गुना आधार जो कि है 15, गुना ऊंचाई जो कि है 20। कटा देंगे इसको 10 बार में, 10 गुना 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बराबर डिफरेंस वाला ट्रिपलेट 3 4 5 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। उसके लिए लिखेंगे 14, 14 में 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40 + 11 51 हो जाएगा। 51 + 28 करना है, 70 9 79 हो जाएगा। 79 में 39 जोड़ना है तो 100 और 18। ठीक है, 118 + 12 करेंगे तो 130। तो n/2 अगर निकालें तो कितना आएगा? 130/2। डिवाइड करने के बाद यह आएगा 65। तो माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? 65 या उससे जस्ट बड़ी वाली CF। CF यहाँ देखें तो 65 या उससे बड़ी यहाँ पर है 79, ये आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। अब निकालते हैं हम लोग माध्यिका यानी M मीडियन। ये होता है L + n/2 - CF, और नीचे F गुना H। वैल्यू रखना होगा। L होता है ये जो अंतराल है उसका छोटा वाला 240, + n/2 65 है, और CF जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला होता है, यानी माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये 51 आ जाएगा। नीचे F, ये माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी 28, गुना H, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 50। हटाइए इसको, 65 में 51 अगर घटा दें तो कितना बचेगा? ये आपका आ जाएगा 14। 14 से 28 कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 + 240 ये आ जाएगा 265। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं यहाँ छोटी कोष्टक, 3 में 5 घटाएंगे -2, 7 दूना 14, -14 आ गया। 19 में -14 हो जाएगा 5, 5 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 105। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 105। आगे बढ़ते हैं, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपके पास 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दिया है और मूलधन पूछ रहा है, तो उसके लिए कैसे निकलेगा? देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेट है 4%, इसको फ्रैक्शन में लिखिए, कितना हो जाएगा? 1/25। तो हम लोग मूलधन मान लेंगे इसका क्यूब, क्योंकि टाइम यहाँ 3 वर्ष है। ठीक है, तो 25 का हम लोग क्यूब जो है ये मान लेंगे मूलधन है। अब आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रेशियो याद होगा, क्या होता है? 3:1। ठीक है, और इस रेशियो में जो डिफरेंस होता है वो ये लास्ट वाला दोनों होता है। पहला जो है ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है और टोटल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इस कंपाउंड में सिंपल घटा देंगे तो आपका ये डिफरेंस होगा। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले आपको ये जो मूलधन माने हैं इसका 1/25 निकालिए।
तो इसका अगर 1/25 निकालेंगे तो 625 आएगा, यहाँ पर दे देंगे पहला रेशियो के सामने। दूसरा रेशियो में आ जाएगा फिर 625 का 1/25, इसका नहीं इसका, तो ये आ जाएगा कितना, ये 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में। फिर अगला रेशियो में 25 का 1/25 जो कि आएगा 1। तो ये आपका जो है डिफरेंस है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को गुना, फिर इन दोनों को गुना, उसके बाद जोड़ना होगा। तो ये आ गया 25 या 75 प्लस इधर 1 यानी 76, ठीक है 76। जबकि यहाँ पर है 228, तो ये 76 यूनिट का वैल्यू है 228। हमसे पूछा जा रहा है मूलधन कितना माने थे, 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब यानी 15,625 होता है, ये आप जान सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीपल देख के बाद में आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये 15,625 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए 228 को ये 76 से डिवाइड करना होगा और 15,625 से गुना करना होगा। तो ये 7 21 6 3 बार में कट रहा है, 3 गुना इतना करना है, तो 15 45, इधर 1875, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, टी क्यू 6 सेंटीमीटर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तथा टी पी एक्स एक छेदक रेखा है। यदि टी पी वाई सेंटीमीटर, पी एक्स 5 सेंटीमीटर, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, एक डायग्राम हम लोग वृत्त का बना लेंगे इस तरह से। ये केंद्र है और ये जो है टी क्यू ये स्पर्श रेखा है और टी पी एक्स छेदक रेखा है। तो टी पॉइंट बाहर है, तो इस तरह से हम लोग एक स्पर्श रेखा इस पर खींच देते हैं, इसका नाम है टी। और एक छेदक रेखा है टी से इस तरह से जा रही है, इसका नाम है टी पी एक्स। तो ये बिंदु पी हो जाएगा और ये बिंदु एक्स हो जाएगा। और दिया क्या है हमारे पास, टी पी वाई है, टी से लेके पी तक डिस्टेंस वाई है, ठीक है। और पी एक्स 5 है, ये अंदर वाला 5 है। और टी क्यू 6 सेंटीमीटर है, ये क्यू है, यह है आपका 6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है इसमें, इसमें होता है आपका टी क्यू का स्क्वायर बराबर टी से पी यानी टी पी गुना टी से एक्स टी एक्स, ये जो है होता है कंडीशन। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिए, टी क्यू है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर टी पी कितना है, वाई है, गुना टी एक्स कितना है, टी से लेकर एक्स तक कितना होगा, वाई प्लस 5। वाई का वैल्यू निकालना, तो ऑप्शन से आप वाई का वैल्यू रख लीजिए। 4 अगर रखें तो 4 गुना 9 36 हो रहा है, तो वाई का क्या वैल्यू पॉसिबल है, 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः इस डायमेंशन वाले एक घनाभ को पिघलाकर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या कितनी है, ठीक है। सिंपल सा है, जिसको पिघलाकर बना रहे हैं उसके आयतन में जो बना रहे हैं उसके आयतन से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर नंबर आपको पता चल जाएगा। तो क्या है, देखिए घन है 5 सेंटीमीटर वाला, अगर इसका आयतन निकालें तो क्या होगा, 5 का क्यूब यानी कि 125 हो जाएगा, प्लस और ये डायमेंशन का घनाभ है, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए तीनों को गुना कर देना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 गुना 15 गुना 15 225, ठीक है। ये टोटल आयतन हो जाएगा जोड़ने के बाद। इसको आप बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, तो इसके आयतन से डिवाइड करना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब यानी 1000। तो 25 से काटेंगे ऊपर नीचे, तो 25 से 5 बार में कट रहा है, 25 से 9 बार में, और नीचे कटेंगे 25 से 40 बार में। फिर से कट रहा है 5 से 1 का 5, 5 से 7 बार में, 5 से 8 बार में। तो कितना होगा, एक यहाँ पर 9 7 63, 63 एक 64 हो गया ऊपर, और नीचे 8, 8 से ये कट जाएगा 8 बार में। तो टोटल 8 घन बनेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।